अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट के बारे में। बेसिकली 5 किस्म के रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट होते हैं। एक होता है फेनकनी सिंड्रोम, उसके बाद बार्टर सिंड्रोम, उसके बाद गिटलमैन सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम एंड सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस। ठीक है, ये 5 किस्म के रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, बेसिकली आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा। इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये होता है ग्लोमेरुलस, जहाँ पे एफेरेंट आर्टरी आती है और इफेरेंट आर्टरी जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद आता है गिटलमैन सिंड्रोम, उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये सिंड्रोम जो होते हैं, ये रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट होते हैं। ये जो है डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के जो है डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो तो उसको कहते हैं फेनकनी सिंड्रोम। अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हो तो उसको कहते हैं बार्टर सिंड्रोम। और अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो तो उसको कहते हैं गिटलमैन सिंड्रोम। और लिडल सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। वो होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं पहले नोट से सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद बुक से देख लेंगे। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको बताई थी ये जो रीनल ट्यूबुलर जो ट्यूबुल की ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सीक्रेशन जो भी होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, ये फिर से थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फेनकनी सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताता हूँ। अब फेनकनी सिंड्रोम कहाँ पे होता है? ये होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। थोड़ी सी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की मैं आपको फिजियोलॉजी समझा देता हूँ। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होती है, देखें ये होती है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये साइड वाली होती है ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम कर रहा होता है, सोडियम को आउट करता है और पोटेशियम को इन करता है। ठीक है, इस वजह से जो है सोडियम इनवर्ड जो है कम हो जाती है। ठीक है, अब सोडियम अंदर से कम हो जाती है तो सोडियम ये बाहर से जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है वहाँ से अंदर चली जाती है सेल्स के पास, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के पास। अब यहाँ पे ये जो होते हैं उसके साथ जो है ग्लूकोज भी आते हैं सोडियम के साथ, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, अमाइनो एसिड आते हैं, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, और लैक्टेट आता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट इनडायरेक्टली यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है। फॉस्फेट मैंने आपको बताया था पैराथायराइड हार्मोन जो है उसको इनहिबिट करता था, फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन, आप याद कीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जैसे फेनकनी सिंड्रोम हो जाए तो क्या होगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल जो हैं वो सही से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बाइकार्बोनेट की नहीं होगी, फॉस्फेट की नहीं होगी, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें यूरिन में चली जाएंगी। ठीक है, इसको कहते हैं सिंपली फेनकनी सिंड्रोम। ठीक है, इसको कहते हैं। अब इसके थोड़े से इफ़ेक्ट्स मैं आपको समझा देता हूँ। अब होता क्या है, यहाँ पे देखें फेनकनी सिंड्रोम में क्या है, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी सब्सटेंसेस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होने थे वो नहीं हो पाते, और वो यूरिन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज नहीं हो पाता तो उसकी वजह से ग्लूकोज यूरिया होता है, अमाइनो एसिड नहीं हो पाता तो अमाइनो एसिड यूरिया हो जाता है, बाइकार्बोनेट अगर नहीं हो पाता तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है ना, अगर बेस की हम एक्सक्रीशन करेंगे तो पीछे से एसिड रह जाएगा तो वो क्या करवाएगा, एसिडोसिस करवाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये होता है टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये हम आगे पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के आरटीए होते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। अगर फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट जो है ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड की नहीं होगी तो यूरिकोसीमिया हो जाएगा। और सोडियम पोटेशियम की भी अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, नेट्रीयूरेसिस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, साल्ट को वाटर फॉलो करता है तो वाटर भी फॉलो करेगा, निकल जाएगा, तो उसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन भी हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मतलब कहने का ये है कि जो भी चीज़ें अगर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होनी थी वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, उसको कहते हैं सिंपली फेनकनी सिंड्रोम। अब जो ये चीज़ें अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो इनकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसकी वजह से इस बेस जो है लूज़ हो जाता है। बेस लूज़ हो जाता है तो क्या होता है,
एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब फॉस्फेट अगर निकल रहा है तो फॉस्फेट ब्लड में कम हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। अब फॉस्फेट क्या कर रहा था, बोन की मिनरलाइजेशन करवाता है, ठीक है। अगर फॉस्फेट ही नहीं होगा तो बोन की मिनरलाइजेशन नहीं होगी, तो आगे जाकर ये रिकेट्स हो सकती हैं या ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ठीक है। रिकेट्स जो है चिल्ड्रंस में होती हैं और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है, ठीक है। अब पोटेशियम निकल रहा है तो उसकी वजह से हाइपोकेलीमिया होगा, और ज़ाहिर सी बात है साल्ट निकल रहे हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है वाटर जो है ज़्यादा मतलब यूरिन के ज़रिए में निकल जाएगा तो पोली यूरिया होगा, ठीक है। ये कुछ इसके कॉजेज़ होते हैं, विल्सन डिजीज़ और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ये एक्वायर्ड काजेज़ होते हैं, ठीक है। विल्सन एक्वायर्ड आप याद रखिएगा। मोस्टली जो होती है ये आप याद रखिएगा, ये फेनकनी सिंड्रोम जो होता है इनहेरिटेड होता है, ठीक है। बाकी जो होते हैं कुछ होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव और एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा आगे जाकर, बस आप याद रखिएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी थी वो नहीं हो पा रही। कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और जो है बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ठीक है, ये चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसका एक निमोनिक मैं आपको बता देता हूँ, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का याद रखें, फेन और गेप बी, ठीक है। फेनकोनी, ठीक है, गेप बी। अब होता है क्या है, फ़ेन जो होता है, पंखा जो होता है 3 पर होते हैं उसके, ठीक है। उसके बीच बीच में होता है गेप आता है ना, तो उसको कहते हैं गेप, ठीक है। अब देखें फ़ेन के साथ गेप याद रखें, ठीक है। अब गेप से क्या है, ग्लूकोज यूरिया, अमाइनो एसिड यूरिया, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट कम हो रहा है तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट भी तो निकल रहा है ना। अब फॉस्फेट अगर निकलेगा तो उसकी वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया होगा, बोन मिनरलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। मलेशिया और रिकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद गेप बी, ठीक है, बी से बाइकार्बोनेट निकल रहा है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, राटी टाइप 2 होगा, ठीक है। और साल्ट तो निकल रहा है, उसकी वजह से नेट्रीयूरेसिस होगी और वाटर उसको फॉलो करेगा तो डिहाइड्रेशन पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फेनकनी सिंड्रोम, ठीक है। अब आते हैं बाटलर सिंड्रोम। अब देखें बाटलर सिंड्रोम कहाँ पे होता है, ये होता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, ठीक है। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले में होता है, ठीक है। अब देखें, अब अगर यहाँ पे अगर बाटलर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, कुछ रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी कुछ साल्ट की, ठीक है। यहाँ पे एक पंप होता है जिसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है पैरासेलुलरली ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब रीअब्जॉर्ब होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डिफेक्ट हो जाए तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये चली जाती हैं यूरिन में, ठीक है। इसको कहते हैं बाटलर सिंड्रोम, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपको बताया, ये होता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, और ये होती है ये होती है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ये होती है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और ये होती है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की जो है रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और पैरासेलुलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाटलर सिंड्रोम हो जाए तब क्या होगा, ये जो भी थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले में रीअब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाएगी तो ये सारी चीज़ें वहाँ यूरिन में निकल जाएंगी, ठीक है। यूरिन में निकल जाएंगी तो इसको कहते हैं बाटलर सिंड्रोम, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे देखें, ये देखें सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड फंक्शन चैनल जो है अगर फंक्शन नहीं करेगा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब साल्ट की जो होता है साल्ट की मतलब एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है साल्ट की एक्सक्रीशन हो रही है, नेट्रीयूरेसिस वाटर भी उसको फॉलो करेगा, नेट्रीयूरेसिस डायूरेसिस हो जाएगा, पोलीयूरिया होगा, ठीक है। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम की क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है। जाहिर सी बात है वॉल्यूम डिप्लीट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट सिस्टम जो है एक्टिवेट होगा, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा रास सिस्टम। अब वो क्या करवाता है, देखें मैंने आपको बताया था अल्डोस्टेरोन क्या करता था अल्डोस्टेरोन जो है सोडियम और हाइड्रोजन जो पंप था उसको जो क्या करता था, तेज़ करता था, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता था। अब जाहिर सी बात है वो तेज़ नहीं होगा। कौन सा पंप था मैं आपको बताता हूँ,
हाँ, सोडियम हाइड्रोजन पंप था प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं अगर अगर वो एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो वो क्या करवाएगा, सोडियम हाइड्रोजन पंप को जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ा लेगा और अगर उसकी वजह से वो क्या करेगा, सोडियम को इन्वर्ट करेगा और हाइड्रोजन को आउटवर्ड पुश करेगा। हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से मिलेगा तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म था। बस आप याद रखें, अगर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्किलोसिस होती है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया था किस तरह होती है कॉन्ट्रैक्शन अल्किलोसिस के फॉर्म में। अब जाहिर सी बात है, अगर अल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटेशियम लूज़ करेगा। ठीक है, उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी, देखें बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है। मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब होनी थी वो नहीं हो पाएंगी। सोडियम का लॉस होगा, पोटेशियम का लॉस होगा, क्लोराइड का लॉस होगा। ठीक है, उसके साथ कैल्शियम का लॉस होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का भी लॉस होता है पर कम ही होता है। ठीक है, तो ये हमें कम मिलेंगी और यूरिन में ज़्यादा मिलेंगी। और अगर जाहिर सी बात है ये साल्ट की जो है एक्सक्रीशन हो रही थी तो उसकी वजह से रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमें ब्लड में रेनिन और अल्डोस्टेरोन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये फाइंडिंग्स हैं इसकी। बार्टर सिंड्रोम में क्या क्या मिलता है, ये जो रेनिन रेज मिलेगा, अल्डोस्टेरोन रेज मिलेगा। ठीक है, और जो है ब्लड में जो है मेटाबॉलिक अल्किलोसिस मिलेगी और पोटेशियम कम मिलेगा और यूरिन में जो है कैल्शियम हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैल्शियम यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो उसकी वजह से कैल्शियम लॉस होगा। ये कैल्शियम लॉस होगा तो यूरिन में कैल्शियम हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखें गिटलमैन सिंड्रोम। अब गिटलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, ये होता है अगर डीसीटी अपना काम सही से ना करे तो उसकी वजह से गिटलमैन सिंड्रोम होता है। अब गिटलमैन ये डीसीटी किस तरह एब्जॉर्ब कर रहा था चीज़ों को, देखें ये होती है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन और ये होती है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन और ये होती है ल्यूमिनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक चैनल था, ये था बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम चैनल। ठीक है, जो कि 3 सोडियम आउट करता है और 2 पोटेशियम इन करता है। ठीक है, और यहाँ पे था सोडियम और क्लोराइड चैनल। ठीक है, यहाँ पे होता है सोडियम क्लोराइड चैनल। ठीक है, जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और क्लोराइड को भी रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू आ जाएगा और पोटेशियम के लिए अलग चैनल होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब होता क्या है, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड का लॉस हो जाएगा और डाईयूरेसिस होगी और पानी निकलेगा, वॉल्यूम डिप्लीशन होगी। उसकी वजह से क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो क्या करवाएगा, एक मेटाबॉलिक अल्किलोसिस करवाएगा और दूसरा हाइपोकैलेमिया करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको बताया इसमें जो है इसमें ये चीज़ें और बार्टर सिंड्रोम वाली चीज़ें मिक्सअप होती हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, इसमें जो है कैल्शियम की जो है वो एक्सक्रीशन नहीं होती। बाकी बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, वहाँ उसमें जो है कैल्शियम की मतलब एक्सक्रीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें हाइपर कैल्सीयूरिया नहीं मिलता, उसमें बार्टर सिंड्रोम में हाइपर कैल्सीयूरिया मिलता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, रेनिन रेज मिलेगा और अल्डोस्टेरोन रेज मिलेगा और जो है हाइपोकैलेमिया मिलेगा, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब हम आगे आते हैं लिडल सिंड्रोम। अब लिडल सिंड्रोम में क्या होता है, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम 80 बेस होता है जो कि 3 सोडियम इन करता है और 2 पोटेशियम आउट करता है। ठीक है, 3 सोडियम आउट करता है और 2 पोटेशियम इन करता है। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम इनवर्ड आती है और पोटेशियम आउटवर्ड जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर लिडल सिंड्रोम में ये जो चैनल होते हैं ये एक्सेसिवली काम करते हैं। मतलब नॉर्मली क्या हो रहा था, वो नॉर्मल लेवल पे वो सोडियम को इन कर रहे थे और पोटेशियम को आउट कर रहे थे। ठीक है, और मतलब यहाँ से सोडियम नॉर्मली लेवल पर मतलब रीअब्जॉर्ब हो रहा था और पोटेशियम नॉर्मल लेवल पे एक्सक्रीट हो रहा था। यहाँ पे अगर चैनल की ऐसी कोई म्यूटेशन हो जाए तो जिसकी वजह से वो एक्सेसिवली अपना काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, तब क्या होगा,
सोडियम की रीअब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी और इसके साथ हाइड्रोजन भी एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अब देखें इसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपोकेलिमिया, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, ठीक है, ये मिलता है हमें इसमें लिडल सिंड्रोम में, ठीक है। पर हम देखेंगे अगर ब्लड में जो है रेनिन और जो है रेनिन और अल्डोस्टेरोन की लेवल हमें नॉर्मल मिलती है, ठीक है, नॉर्मल या कम मिलती है। तो ये होता है लिडल सिंड्रोम। ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इससे बार्टर सिंड्रोम से और गिटलमैन सिंड्रोम से। उनमें क्या था, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था, उसकी वजह से रेनिन और अल्डोस्टेरोन रेज मिल रहा था, ठीक है। इसमें जो है रेनिन अल्डोस्टेरोन कम मिलता है, बाकी हाइपोकेलिमिया और मेटाबॉलिक अल्किलोसिस इसमें भी मिलता है, ठीक है। ये हो गए हमारे बाकी रह गया सिंड्रोम ऑफ अपरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपने एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर एंडोक्राइन में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है, जैसे इसके 3 लेयर्स होती हैं, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। अब जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या होता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड की जो होती है हमें मिलती है। मिनरल कॉर्टिकॉइड हमें मतलब इस यहाँ पे मिलते फॉर्मेशन होती है। और कोर्टिसोल जो कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड होता है वो जोना फेसिकुलेटा में मिलता है, और जोन रेटिकुलरिस में हमें एंड्रोजन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हमारा काम है कोर्टिजोल से, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, कोर्टिजोल यहाँ से बनकर आएगा सुप्रानियल ग्लैंड से या रिलीज़ हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में क्या होता है, देखें, ब्लड तो हर जगह जा रहा है, वो जाएगा किडनी के पास जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा, ठीक है। अब कोर्टिसोल की एक्टिविटी होती है कलेक्टिंग डक्ट में, क्या था, अल्डोस्टेरोन या मिनरल कॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब कोर्टिसोल आकर उनके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली काम कर सकता है, ठीक, मतलब एबनॉर्मली अगर यहाँ पे एंजाइम होता है एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास 11 बीटा हाइड्रो ये 11 बीटा HSG जो है एंजाइम होता है। अब ये एक प्रोटेक्टिव काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्टिसोल आकर अब मतलब अल्डोस्टेरोन का काम कर सकता है, पर यहाँ पे एक बॉडीगार्ड इसका कलेक्टिंग डक्ट का बैठा होता है, वो इसको क्या करता है, एक्टिव कोर्टिसोल को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। कोर्टिसोल को कोर्टिजोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब कोर्टिजोन जो है मिनरल कॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर पे काम नहीं कर सकती, कोर्टिजोल कर सकता है, कोर्टिजोन नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव मतलब ये एंजाइम बैठा होता है जो कि काम कर लेता है, ये मतलब अपने इसको जो है बचा लेता है। अब सोचें, ये अगर एंजाइम ना हो या इसकी म्यूटेशन हो जाए तब क्या होगा, कोर्टिसोल आकर यहाँ पे मिनरल कॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर पे बाइंड कर लेगा, यहाँ पे उसका काम कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा था, सोडियम की जो है रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा था और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवा रहा था। तब क्या मिलेगा हमें जो है हाइपोकेलिमिया मिलेगा और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगी, ठीक है। बाकी रेनिन अल्डोस्टेरोन नहीं मिलेंगे, वो कम होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह आ जाता है, हाइपरटेंशन हमें किस में मिलती है, ये हमें लिटिल सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ अपरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस। सिंड्रोम ऑफ अपरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड मतलब अल्डोस्टेरोन है कम, पर अपेरेंटली हमें ज़्यादा मतलब लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन का काम मतलब, और जाहिर सी बात है अल्डोस्टेरोन का काम तो है वो कर रहा है ना, कोर्टिसोल आकर कर रहा है ना, तो उसकी वजह से मतलब ये हमें मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। 11 बीटा HSG हमें म्यूटेटेड होता है, तो इसको कोर्टिसोल को कार्टिसोन में कन्वर्ट नहीं करता, तो वो आकर अल्डोस्टेरोन को काम करता है, ठीक है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन, हाइपोकेलिमिया, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस मिलती है। वहीं लिटिल सिंड्रोम वाले मिलते हैं, बाकी रेनिन और अल्डोस्टेरोन जो होता है वो कम मिलता है, ठीक है। लिटिल सिंड्रोम में भी यही चीज़ें थी। मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। अब नोट से देखा देता हूँ। फेनकनी सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, बार्टर सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, गिटलमैन बता दिया, और लिटिल सिंड्रोम और सिंड्रोम ऑफ अपरेंट मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस बता दिया, और ये बता दिया। बाकी बुक से देख लेते हैं।
अब देखें फेनकोनी सिंड्रोम में क्या है, जनरलाइज रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन पीसीटी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है अमीनो एसिड ग्लूकोज बाइकार्बोनेट फॉस्फेट की, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीशन हो रही है। इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, जाहिर सी बात है बाइकार्बोनेट की मिल रही है, एक्सक्रीशन हो रही है। हाइपोफॉस्फेटीमिया हाइपोकेलीमिया मिल रहा है, ये कॉजेज़ हैं उसके, इस वजह से हो सकता है। और इसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन, रिकेट्स, ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोमलेशिया ये होता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया, वॉल्यूम डिप्लीशन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बार्टर सिंड्रोम में ये चैनल काम नहीं करता, ये चीज़ें मिलती हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव, अच्छा बात सुने, ये जो होता है सारे लिटिल सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, और फेनकोनी जो होता है इनहेरिटेड होता है, बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।